हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा स्टाफिंग चैप्टर करा दिया था मैंने, एक दिन लगाकर आपसे स्टाफिंग प्रोसेस की हेडिंग, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज की सारी हेडिंग सुनी थी। फिर बेटा अभी मैंने कोशिश करी आपसे कल मैं सिलेक्शन की भी सारी हेडिंग सुन पाऊँ। ठीक है, लगभग हेडिंग वाला काम मैंने सारा निपटाया हुआ है। ठीक है ना, आपके दिमाग में भी बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगी, मुझे पक्का पता है। बाबू बच्चों का ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे लिए कि आप जो बताते हो ना पेपर देते टाइम कान में गूंजती हैं बातें। पता नहीं कितना सच है भाई, ऐसा हर साल कुछ बच्चे बोल के जाते हैं मुझे। ठीक है जी, बिजनेस स्टडीज के लिए स्पेशली। तो बाबू खैर केस स्टडी में ये चीजें बहुत मदद करेंगी आपको, आपको खुद पता लग जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बात वो इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने 13 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है सब कुछ। ठीक है ना जी, उम्र बहुत छोटी है पर बहुत छोटी उम्र में पढ़ाया ट्यूशन को। आओ देखते हैं जी। तो पढ़ना शुरू करेंगे, केस स्टडी एक एक हो जाएगी, बुक की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ हो जाएगा। पर बाबू जिन बच्चों ने कभी मुझसे केस स्टडी नहीं पढ़ी, ये पहला चैप्टर है उनका, बाबू वो केस स्टडी पढ़ने का तरीका सुनो। ठीक है जी। बाबू देखो, जैसे ये एक लेंथ की केस स्टडी है। देखो सीबीएसई का काम है केस स्टडी के फॉन्ट बड़े करना। सीबीएसई का पेपर आपको पता है फॉन्ट बड़े करके प्रिंट होता है, फिर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इतना स्पेस नहीं होता, सीबीएसई में स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है ना जी। फिर बाबू उसको हिंदी में भी प्रिंट करना, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। मेरे टीचर का कहना है कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल करना हो ना, बस उसको 2 पेज पे प्रिंट कर दो और कुछ मत करो। बच्चे उसको खुद ब खुद मुश्किल बना देते हैं, बस इस ऐसे करने में बच्चों का काम हो जाता है। इतना कम पेशेंस लेवल होता है बच्चों के अंदर। और फिर पता है क्या होता है बेटा, डेटा हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस स्टडीज। आपने यहां से लेकर यहां तक केस स्टडी पढ़ी, ये सीबीएसई में 2 पेज पे होगी। जब आपने यहां से लेकर यहां तक पढ़ी ना, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते चले गया, फिर आपने पढ़ा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक क्वेश्चन समझ में आया तब तक ये नहीं समझ में आया कि केस में था क्या। फिर दोबारा पढ़ी, अब रिक्वायरमेंट समझ में आ गई ना, अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। अब पढ़ेंगे दोबारा। सर इतने वेले हो, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है एक रिक्वायरमेंट हो, 5 हुई तो पहले यहां से यहां तक, फिर पहला क्वेश्चन, फिर यहां से यहां तक, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर यहां से यहां तक। भैया यही लगे रहोगे। कर लिया तो हमने बिजनेस स्टडीज का पेपर, जल्दी कर लोगे पूरा, मुझे लगता है। पेपर पूरा नहीं होगा, छूटेगा, लिख के ले लो। क्या करना है, हमेशा पहले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अगर 2 से ज्यादा है तो एक बारी में 2 ही पढ़नी है रिक्वायरमेंट, 2 करके पढ़नी है रिक्वायरमेंट, और फिर केस पढ़ना है। ठीक है ना, और पेशेंस के साथ। क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा मुंह कालता है। अगर आपकी पढ़ने के स्किल्स अच्छे हैं तो क्वेश्चन होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी। और अगर केस स्टडी की लेंथ ऐसे है ही 2-4 लाइन, तो चाहे सीधा पढ़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 लाइन नहीं बोल लोगे आप, मेरे को पूरा विश्वास है आपके ऊपर। 2 लाइन संभाल लेते हो आप। ठीक है जी। लेकिन मेरा सिलसिला वही है, मैं 2-4 हो, मैं एक ही तरीके से पढ़ता हूँ। पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जान लेता हूँ, और फिर पढ़ता हूँ शुरू से। ठीक है जी, पढ़ते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा मुझे टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बताना है। बेटा अब ये बताओ, इंटरनल बताओगे या एक्सटर्नल बताओगे या अंदर के हेड बताओगे। वैसे का टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है ना जी। बाबू कुछ बच्चे सोचते हैं हम इंटरनल एक्सटर्नल बता दें, मैं हमेशा बोलता हूँ स्पेसिफिक बताओ। अगर आपको लगता है एक्सटर्नल में रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो सीधा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ना कटे इस डर से ब्रैकेट में लिख देना एक्सटर्नल सोर्सेस। या अगर आंसर इज प्रमोशन तो सीधा लिखो, पहले स्पेसिफिक बात लिख दो, प्रमोशन ब्रैकेट में लिख दो इंटरनल सोर्सेस। ठीक है जी, कोई मौका ना दो टीचर को नंबर काटने का। ठीक है जी, आओ पढ़ते हैं। कहते हैं बीरो नंदन, चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज, फाउंडेड बीरो यूनिवर्सिटी और अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन डाइवर्स डिसिप्लिन। ठीक है जी, बीरो नंदन है, कोई ललित ग्रुप ऑफ कंपनी चलाते हैं। अरे मैं क्यों सोचूं बीरो नंदन, बाबू धीरू भाई अंबानी जी रिलायंस ग्रुप चलाते हैं, या रतन टाटा जी टाटा ग्रुप चलाते हैं, वो है। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ।
The Information Technology Department of Lalit Power Limited, Information Technology Department of Tata Power Limited has few vacancy related to cyber security. ठीक है जी, टाटा पावर में कुछ रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉइज की, आईटी डिपार्टमेंट में। आओ, the HR department of the company decided to recruit fresh engineering graduates from Biru University for the same. अब वो कंपनी का एचआरडी सोचता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सोचता है कि कहां से फ्रेश इंजीनियर लाएं। उन्होंने कहा बीरू यूनिवर्सिटी से ले आओ, टाटा की अपनी यूनिवर्सिटी, टाटा की यूनिवर्सिटी से ले आते हैं। ठीक है जी। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कुछ क्या था कैंपस याद आई? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भूल गए आप शायद, जल्दी याद आ रही है बात? बाबू अगर मेरे को फ्रेश स्टाफ चाहिए, बिल्कुल फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड, लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल, मैं जाके कैंपस रिक्रूटमेंट ही तो किया करता था। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाए, चलो जी बाबू। अब एक बहुत ठीक ठाक लेंथ का केस है, वैसे तो इससे बहुत बड़ी बड़ी लेंथ है, आगे बढ़ेंगी। कहता है स्टेट बाय गिविंग एनी 5 पॉइंट हाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन। बाबू कहता है आप कोई 5 पॉइंट बताकर ये बताओ कैसे इस इन्वेस्टमेंट का फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। देखो अगर मैं सच में जानता हूं ना, अभी फिलहाल तो जानता हूं कि ये स्टाफिंग का मैं केस स्टडी पढ़ा रहा हूं, मुझे तो आंसर भी क्लियर है कि मुझे क्या लिखना है, ट्रेनिंग के फायदे लिखने हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 फायदे लिखने हैं ना इस इन्वेस्टमेंट के। लेकिन क्या बोर्ड के ऊपर में बताओ ये कौन से इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है? 12 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, यहां तो भी खाली स्टाफिंग का केस पढ़ रही हूं, यहां तो सबको पता है कि ट्रेनिंग का फायदा है, तो उस हिसाब से केस स्टडी पढ़ो कि बोर्ड में पता नहीं होगा। ठीक है जी, चलो जी केस पढ़ते हैं। मुझे ये बता देना आप कौन सी लाइन से आपने डिसाइड करा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात चल रही है, कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। ठीक है जी, मैं सिर्फ मौका दे रहा हूं आपको, और मैं चाहता हूं मैं हर केस स्टडी में आपको मौका दूं, पेपर मेरे नहीं है। ठीक है जी, चलो ढंग से पढ़ना, मुझे बताना, अभी पता लगेगा। भाई सेकंड लाइन से नहीं, अच्छा सेकंड लास्ट लाइन से पता लगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट लाइन है, कहता है द जॉब्स बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, KLI Global Services invested large amount of money in making the employees learn the skills necessary to complete the job। कहते जैसे जैसे जॉब कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, कंपनी भी बहुत इन्वेस्टमेंट करी जा रही है ताकि एम्प्लॉय वो स्किल्स सीखे जो जॉब करने के लिए जरूरी है। आपको याद है बेटा, ट्रेनिंग इज ऑलवेज रिलेटेड विद योर जॉब पोजीशन, और डेवलपमेंट जॉब से रिलेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। याद है, हमेशा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस ऐसे ही बताता हूं। ट्रेनिंग हमेशा जॉब पोजीशन से रिलेटेड होती है। दिखाई दे रही है बात? क्लियर है बात? और कलम ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 फायदे पड़े, वो नोट्स में डायरेक्ट लिखे हुए हैं, वो तो डायरेक्ट याद करने, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं मदद कर सकता आपकी। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। ठीक है, सिंपल। चलो बाबू अब मजेदार क्वेश्चन आने शुरू होंगे, पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट, मैंने केस नहीं पढ़ा, मेरा तरीका सीख लो बस आप। एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट हैव बीन परफॉर्म्ड बाय वंदना पब्लिक स्कूल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। और बी पार्ट का आंसर अभी बी पार्ट का रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा, पहले इसका मतलब बताओ। कहता है एक्सप्लेन द स्टेप्स, पहली बात तो प्लूरल सेंस है, एक से ज्यादा स्टेप है बाबू। किसके प्रोसेस के? कहता है इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। समझदार हो, आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। सर सिलेक्शन प्रोसेस की तो बात चल रही है, सिलेक्शन में तो बेस्ट कैंडिडेट ढूंढते हैं। डोंट टेल मी स्टाफिंग प्रोसेस की बात चल रही है, उसमें बेस्ट कैंडिडेट ढूंढते हो? बताओ मेरे को, सिलेक्शन की प्रोसेस की तो बात चल रही है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स लिखने हैं। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर यहां से लेकर यहां तक पढ़ दिया होता और फिर केस पढ़ा होता, तब क्या होता? रायता। फिर दोबारा पढ़ा होता केस, लिख के ले लो आज।
पढ़ो जी, पूरी लाइन ऐसे निकाली है आपने। गिव द नेम एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड बाय द स्कूल। मुझे एक टेस्ट का नाम भी बताना है, उसका मीनिंग भी बताना है कि कौन सा स्कूल ने टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, पढ़े, पहली ट्राई दूँ आपको। चलो पहली ट्राई आपकी। और ये तो पढ़ा है ना मैंने, सिलेक्शन प्रोसेस। चल थोड़ा सा बता बाबू, पढ़ने तो पढ़ लिया। अच्छा, मैंने कहा पढ़ने दो तो मैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड और ले लो। लो पढ़ लो भाई, इसे पढ़ने दो पहले। चलो बाबू, मेरे तो दिल ये कहता है कि 2-4 तो ऐसे होंगे जिन्होंने कह दिया होगा कुछ है ही नहीं है स्टडी में। लो मैं बता रहा हूँ आंसर। कुछ है जो रीड नहीं कर पाते ढंग से, बहुत जल्दी में चाहते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। वरना अगर मेरा एक एक वर्ड सुना है और अगर आपको एक स्टडी परेशान कर रही है, मुझे बिलीव नहीं होता। हाँ जी बाबू, कहता है ये लाइन पढ़ना। सिंस द रिस्पॉन्स वाज ह्यूज, द स्कूल एग्जामिन्ड ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड रिजेक्टेड द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। कहता बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आया, इस वजह से हमने क्या करा, स्कूल ने सारी एप्लीकेशन चेक करी, जिसने नेसेसरी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करी थी उसकी एप्लीकेशन पहले ही फाड़ के फेंक दी। क्या है आंसर? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। पहला स्टेप मिल गया, एक स्टेप नहीं आंसर, स्टेप्स वर्ड लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ो। देयर आफ्टर अ टेस्ट वाज कंडक्टेड। अरे बी पार्ट का भी आंसर मिलेगा, एक टेस्ट हुआ उसके बाद, स्टेप तो मिल गया, सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कुछ और स्टेप ना हो, ऐसा हो सकता है और भी हो, क्योंकि वर्ड स्टेप्स लिखा है, ये डिपेंड करेगा मार्क्स कितने में आए। अगर 3 नंबर में आओगे ना तो 3 स्टेप पक्का मिलेंगे आपको, 2 में आओगे तो 2 मिलेंगे। अब यहाँ मुझे नंबर नहीं पता, ऐसा हो सकता है और कुछ ना हो, और हो सकता है और कुछ भी हो, देख लेंगे। कहता है टेस्ट कंडक्ट किया गया टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। कुछ कहा था, एप्टीट्यूड मेजर करते हैं न्यू स्किल्स, ट्रेड टेस्ट एग्जिस्टिंग स्किल्स। यानी कि कौन सा टेस्ट? बी पार्ट का आंसर आ गया, ट्रेड टेस्ट। इतनी मुश्किल है बिजनेस स्टडीज? मेरे पास पढ़ते हो यार बिजनेस स्टडीज को, तो मुश्किल ना, ये तो मैं हवा में उड़ाता हूँ, ये तो मैं घर पे होमवर्क भी देता है इसका कुछ। आओ यहां से पढ़ना। आफ्टर दैट इट वाज फॉलोड बाय अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। मैंने पूरे इंटरव्यू में इस 4 वर्ड के अलावा भी कोई वर्ड बोला? 4 ही वर्ड बोले पूरे इंटरव्यू बात को समझाने के लिए, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तीनों स्टेप मिलते, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, खत्म। ठीक है जी, बी पार्ट का आंसर वो भी मिल गया, साथ साथ ट्रेड टेस्ट। बाबू पहले रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय न्यू रेंज टू रिक्रूट इट्स एम्प्लॉय। बाबू बहुत सारे कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज यूज किए गए हैं, आपको बता रहे हैं कौन कौन से यूज किए गए हैं। ठीक है, पहला मौका आपका ही है, लो पढ़ना शुरू करो। पहले इतना पढ़ लोगे तो जो थोड़ा बहुत पोर्शन नीचे रहता है वो भी ले आऊंगा स्क्रीन पे, इतना पढ़ना जरा। तो देखते हैं कितने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आप ढूंढ पाए, खुद से बताना, खुद के लिए ईमानदार बनो। मेरे लिए क्या बनना है ईमानदार? आओ। अब वो शायद पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट लाइन, फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड थ्रू प्राइवेट कंसल्टेंट। ये नहीं मिला आपको? कहता है टॉप लेवल के एम्प्लॉय कैसे सिलेक्ट करते हैं, कहते हैं प्राइवेट कंसल्टेंट के थ्रू। सर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वही तो प्राइवेट कंसल्टेंट है। अगर लिखा होता गवर्नमेंट तो मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लिखता, मैंने समझाया भी था, समझ में आया? एक आगे बढ़ो। तो यहां से अगर पढ़ो, कहते हैं दीज प्रोफेशनल कैन एंटाइज द नीडेड टू ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम अदर कंपनीज बाय मेकिंग द राइट ऑफर्स। कुछ नहीं है, बस इसी के बारे में बात एक्सटेंड कर रखी है। कहता है एम्प्लॉइज अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल आर रिक्रूटेड थ्रू वॉक इन।
वैसे मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इस लाइन से क्या समझे, मैं तो इस लाइन से ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समझ गया था, आप अगली लाइन से समझे। ये बात डायरेक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, 1 मिनट के लिए सामने देखना, थोड़ा सा तो सीखो, कुछ तो मेरे भी स्किल लाओ। आओ, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल वर्कर, यही होता है, ठीक है। कहता है एम्प्लॉइज अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल, वो एम्प्लॉय जिनको आप एंट्री लेवल पर अपॉइंट करते हो, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेवल यही होता है, यहीं से शुरुआत होती है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, इस चैप्टर में 2 बार बोला होगा शायद, कि अगर यहाँ पर कोई पोस्ट वैकेंट हो जाती है ना, तो आप यहाँ से एक मैनेजर को उठाते हो, उसको टॉप लेवल पे पहुंचा देते हो, तो वो पोस्ट यहाँ खाली हो गई। फिर आप यहाँ से एक आदमी को उठाते हो, यहाँ पहुंचा देते हो, ये पोस्ट खाली हो गई। वर्कर को उठाते हो, यहाँ पहुंचा देते हो, ये पोस्ट खाली हो गई, यहाँ तो बहुत लोग मिल जाएंगे, यही करते हो ना। तो यही एंट्री लेवल होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में। कहता है एम्प्लॉइज अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल, एंट्री लेवल पे एम्प्लॉय कैसे आता है, आर रिक्रूटेड थ्रू वॉक इन। वॉक इन मतलब आओ सीधा काम शुरू करो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में और क्या करते हो, फैक्ट्री में नोटिस चिपकाया, जिस दिन की डेट लिखी है उस दिन एम्प्लॉय बाहर इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा चलो जी, बस फॉर्मेलिटी का इंटरव्यू होता है, कहाँ रहते हो जी, मैं यहीं पास गांव में, आओ जी आओ, नाम क्या तुम्हारा, बस ठीक है। अनस्किल्ड आदमी से और क्या पूछोगे, मैंने याद है यही बात बोली थी कि अनस्किल्ड आदमी से और क्या पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। वर्कर है, अनस्किल्ड ही होगा ना, स्किल्ड होता तो यहाँ कहीं नजर आता ना, ठीक है ना। और इसने बात को क्लियर भी करा, आगे बढ़ो। कहता फॉर दैट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड, बस ये आते ही तो काम ही हो गया होगा आपका, आप खुश, आपको लगा होगा मैंने इस लाइन से आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इसके सारे हिंट इस लाइन में थे, पुत्र गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, बहुत वक्त है अभी, अब तोड़ जाओ, आओ बाबू, यहां तक डन है, आगे बढ़ो। न्यू रेंज ऑल्सो एनकरेजेस प्रेजेंट एम्प्लॉइज और देयर फ्रेंड एंड रिलेटिव टू रेफर कैंडिडेट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अभी तक कितने हो गए, 3, यानी कि 4 और 1 था भाई, क्योंकि कैंपस से रिक्रूटमेंट भी गया आगे। चलो समझ में आ गए 3, ठीक है ना। बढ़ता हूं आगे, ये पढ़ो लाइन। They also visit some of the reputed educational institute to hire some of the most talented and promising candidate as its employee। ये क्या बेटा, कैंपस। 4, जिसने ये ढूंढा बस मेरी नजर में हीरो हुआ है, क्योंकि यार तो जहां सोचना पड़ता है वहां मां नहीं सोचते ना, बस वो दर्द है भाई। पढ़ो, कहता है न्यू रेंज शिफ्ट वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोस where there is a shortage of staff instead of laying them off। बाबू ये क्या है, ट्रांसफर। कहता है न्यू रेंज क्या करती है, वर्कफोर्स शिफ्ट करती रहती है उस डिपार्टमेंट से जहां एम्प्लॉय सरप्लस है, उस डिपार्टमेंट में जहां एम्प्लॉय डेफिशिट में, मतलब शॉर्टेज में। और अब मैं आपको बताऊं, मैंने सेम लाइन बोली हुई है, बताऊं कहां पर, मैं इंटरनल सोर्सेज की एडवांटेज पढ़ा रहा था, 4th एडवांटेज आई थी ट्रांसफर फैसिलिटी। मैंने कहा था हेडिंग काट दो, लिखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पहले तो मैंने हेडिंग लिखवाई, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में ज्यादातर गलतियां होती हैं। आपने टारगेट लिया कि आप 1.5 लाख यूनिट बना दोगे, ठीक है, तो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय रख दिए मान लो 200, तो 1.5 लाख यूनिट बनाएंगे, ठीक है जी। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट अभी आपका एक ही है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ एम्प्लॉय रखे हुए हैं 20। पहले साल डिमांड ही नहीं आ रही है आपके प्रोडक्ट की, आप 1.5 लाख की एक्सपेक्टेशन में हो, डिमांड आई सिर्फ 50,000, तो 50,000 ही बनी और बिकी। आधे से ज्यादा एम्प्लॉय इसमें से खाली बैठे रहे। अगले साल आपने क्या किया भाई, अगले साल अगर एक साल 50,000 की आएगा, क्या बोले अगले साल भी सोचोगे कि 1.5 लाख की आएगी, अब अगले साल भी नहीं आती 1.5 लाख। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में पहले साल में यही गड़बड़ी होती है, इतना ओवर एस्टिमेशन होता है, उन्हें लगता बस हम ही हैं दुनिया में, दूसरे साल आईना दिख जाता है। जब पहले साल 50,000 यूनिट की डिमांड आई, अब अगले साल क्या होगा, नहीं आ सकती ना 1.5 लाख, अब क्या एक्सपेक्टेशन होगी, 70, 80, 90, 100। अब एक तो तरीका इनको घर भेज दो आ दो, एक तरीका क्या है, मैंने इनका ट्रांसफर कर दिया मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट, इसमें 100 एम्प्लॉय उठा लिए या 20 उठा लिए, 80 उठा लिए, कुछ उठाए यहाँ पहुंचा दिए, और इनको कहा घर घर जाके मार्केटिंग करो, प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करो।
ये डिमांड क्रिएट करेंगे, इधर से आप प्रोड्यूस करो और बेचो। तो ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम द सर्कल्स डिपार्टमेंट टू देयर वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ट्रांसफर के पास ही तो एडवांटेज है कि सर्कल्स डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय उठाकर शॉर्टेज जहां पर है वहां पहुंचा सकता है। ये ट्रांसफर की बात ही तो चल रही है। इंटरनल सोर्सेस, बाकी चारों एक्सटर्नल थे। ये किसी ने ढूंढा था, बहुत बढ़िया। ये था असली। यार देखो, तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने वर्ड नहीं बोला हुआ, मैंने एग्जैक्टली सेम वर्ड बोले हुए, ठीक है ना। शुक्र है मेरे पास प्रूफ है, अगर किसी को जानना हो मैं वीडियो दिखा दूंगा। मेरे प्रूफ है कि मैंने सेम वर्ड बोले हुए हैं, सुना करो बस। लो पढ़ते हैं, पड़ोसी सामने देखो। नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग विच। अब मैं बहुत काम की मजेदार बात आने वाली है, अब आराम से सुनना, स्पेशली नए बच्चे, उन्हें आज एक चीज सीखने को मिलेगी, पुराना में तो बहुत बार सीखी हुई चीज। कहता है नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। पहली बात स्टेप्स नहीं, एक ही है। ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग विच द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एक्शन। और बी पार्ट कहता है स्टेट द बेनिफिट ऑफ एक्शन टू द मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत मजेदार बात। बाबू मुझे स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप बताना है। बहुत सारे स्टेप हैं, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, बहुत सारे स्टेप हैं। 8 स्टेप पढ़े हमने सारे। कहता है उसका बेनिफिट बताओ मोगा इंडस्ट्रीज को। मोगा इंडस्ट्रीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन बताओ। सर अगर स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप बताना है, 8 हैं, कितनों के फायदे हैं मेरे कोर्स में? भाई है नहीं, रिक्रूटमेंट का फायदा है, पर रिक्रूटमेंट का फायदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। भाई आपने पढ़े है ना रिक्रूटमेंट के फायदे, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के, सारे फायदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया ना कि आंसर या तो रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, और तो कुछ नहीं हो सकता। 6 स्टेप के फायदे हैं मेरे कोर्स में, है क्या? नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं 1000% श्योर हूं ये ट्रेनिंग का फायदा है। पता है क्यों? क्योंकि कभी भी ना रिक्रूटमेंट का फायदा ऐसा नहीं लिखा होता, इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कभी ऐसा लिखा है टॉपिक, लेकिन ट्रेनिंग में टॉपिक लिखा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन अलग है, टू द एम्प्लॉइज अलग है। अगर इसने स्पेसिफिकली पूछा ना टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं तो पक्का श्योर हूं ट्रेनिंग का फायदा है। बाकी हाँ, आप अपनी तसल्ली के लिए केस पढ़ लेना। मैं अगर आपकी जगह होता मैं केस पढ़ता ही ना। यहां लिखता ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सीधा एडवांटेज लिखने शुरू कर देता। और मैं बहुत बार ऐसा होगा, और आप बोर्ड के पेपर में भी देखोगे, मैं आपको कई कई केस ही पढ़ने दूंगा। अगर टोटल 20 केस स्टडी आएंगी ना, तो आप देखोगे आपने 5 केस पढ़े ही नहीं, सीधा रिक्वायरमेंट पढ़े और आपने आंसर लिख दिया, और आपके दोस्त यार यहीं से शुरू हुए थे। देख लेना मैं कितना टाइम बचा कर दूंगा आपका। ये बातें 11th में बहुत बार हुई हैं, जो हम पुराने बच्चों को बहुत अच्छे से आइडिया है कि हमने कितनी बार केस नहीं पढ़े, सीधा रिक्वायरमेंट पढ़ी, आंसर भी शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब रही बात, अच्छा चलो ढूंढने वाली बात, मैं कहता हूं सिर्फ प्लेन रीडिंग भी मत करना, सिर्फ 1-2 वर्ड पे फोकस कर लेना। ये लो, मेरे को तो देखते देखते आ गया। लर्निंग न्यू स्किल्स, अरे है ही ट्रेनिंग, छोड़ो, कौन पढ़ रहा है रिक्रूटमेंट? पूरा केस अभी भी नहीं पढ़ना, 1-2 वर्ड दिख जाएंगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा आंसर क्या है। चलो जी पुत्र, ये केस पूरा आपके हवाले है, रिक्वायरमेंट भी आपके हवाले है। मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं सिखा भी ना कैसे पढ़ते हैं। आपने इस सीक्वेंस में पढ़ना है और यहां से केस पढ़ना है। कितनी रिक्वायरमेंट है? 3। एक बारी में कितनी पढ़ोगे? 2 से ज्यादा मत पढ़ना, सब रायता कर दोगे। ठीक है, पढ़ो। चलो जी पढ़ो। केस तो बहुत ज्यादा सा था। अच्छा ये तो बात क्लियर है कि पहले पार्ट का आंसर स्टाफिंग है। दूसरे पार्ट में 2 स्टेप पूछे गए हैं। यार बहुत समझदार हो ना, मैंने तो इतना बड़ा बड़ा अंडरलाइन करा हुआ है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करना अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात चल रही है। ये वही स्टैंडर्ड होते हैं, मैं हमेशा बताता हूं ऐसे ही कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वही स्टैंडर्ड होते हैं जो एचआरएम के दिमाग में है।
क्योंकि उसने इतनी इस लेवल पे इतने सालों से काम किया, उसे पक्का पता है कि अगर एम्प्लॉय अच्छा प्रोडक्शन में है तो एक दिन में 100 यूनिट बन जानी चाहिए। इसे 25 दिन हो गए आते हुए एक महीने में, तो 2500 और 8-10 महीनों से काम कर रहा है, मल्टीप्लाई कर लेगा उसके हिसाब से कितनी यूनिट बनी होनी चाहिए। याद है ना, अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, वर्ड भी यही बोलता हूं मैं तो बच्चों। परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो वैसे मिल गया होगा, वो तो फ्री में मिल गया होगा, लड्डू है वो तो एम्प्लॉय लर्निंग, वो तो बस स्किल्स, बस यही काम कर जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। तो अब पढ़ लो रिक्वायरमेंट नंबर सी, इसका वैसे केस से कोई लेना देना नहीं है। Also state any 2 steps of the function of management discussed that the firm had to perform before performing the above step। बेटा कहता है ये स्टेप परफॉर्म करने से पहले कोई भी 2 स्टेप बता दो जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस में। बाबू एक बात बताओ, हमने 2 ही तो स्टेप आइडेंटिफाई करे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 5th नंबर पे आया और परफॉर्मेंस अप्रेजल 6th नंबर पे। कोई भी लिख दो इससे पहले के 2, 1 2 3 4 चारों है आपके पास। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, 4 में से कोई 2 लिखो जो आपको आसान लगे। NM2 लिख रहे हैं, ठीक है, बढ़ाएं आगे चलो। बाबू 7th और 8th क्वेश्चन बहुत मजेदार है और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उसमें पहले पैराग्राफ यूजलेस है। अगर आप सीधा रिक्वायरमेंट पढ़ोगे सीधा आंसर कर सकते हो, केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल हेल्प द HRM इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। अच्छा मैं कुछ नहीं कह रहा अभी, आप क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ लो। बाबू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल हेल्प द HRM टू फाइंड आउट द नंबर एंड द टाइप ऑफ पर्सोनल available so that he could decide and recruit the required number of person for each department। इधर देखना सर, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट स्टेप पढ़ा, 2 बातें सोचते हैं, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज द टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए भी 2 बातें सोचते हैं, क्या क्या, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। याद है टोटल कितना स्टाफ चाहिए होगा आपके रिक्वायर्ड को, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए, जो टारगेट आपके दिमाग में है। मेरे दिमाग में टारगेट था 12 लाख यूनिट बनानी और बेचनी है, याद आ रही है बात, फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। और बाबू वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बताता है, एग्जिस्टिंगली कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनमें से कितने ओवरबर्डन्ड या अंडरबर्डन्ड है, ठीक है जी। बाबू वर्कलोड एनालिसिस अगर कहे कि 2000 एम्प्लॉय चाहिए होंगे 12 लाख यूनिट बनाने के लिए और बेचने के लिए, और वर्कफोर्स एनालिसिस अगर बताए कि एग्जिस्टिंगली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी 1200 लोग ही हैं, तो बाबू इसका डिफरेंस ये तो होता है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, मतलब 800 चाहिए। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना ये वर्कलोड एनालिसिस और ये वर्कफोर्स, मैं दोबारा पढ़वा देता हूँ, मैंने जान के रिवाइज करा ताकि दिमाग में एक बार घूम जाए, पढ़ना। Identify the concept which help the HRM in deciding the actual number of person required in each department। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो HRM को हेल्प करेगा, जो बताएगा कि हर डिपार्टमेंट के कितना स्टाफ चाहिए होगा, ये पढ़ना। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो HRM को हेल्प करता है टू फाइंड आउट द नंबर एंड द टाइप ऑफ पर्सोनल अवेलेबल, यानी कि अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है जी। बढ़ाएं बात को आगे। बाबू केस स्टडी, इसका सी पार्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैल्यूज वाले क्वेश्चन सीबीएसई को खत्म करे हुए बहुत साल हो गए, सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है, ए और बी, पढ़ना जरा रिक्वायरमेंट। बहुत ही पागल है, बहुत ही पागल, मेरे पेपर में ना आते ही है, मैं तो हंस देता। मुझे नहीं पता आपको कुछ समझ आया कि नहीं, देखो मैं बताता हूँ गधे। ए पार्ट में पूछा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि पोस्ट डीसी में से एक हो सकता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, ठीक है जी। बी पार्ट में कहता है नेम द कंसेप्ट, अच्छा जी, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसमें भी कोई कंसेप्ट होगा, अच्छा जी, आगे बढ़ो। एंड इट्स सोर्स
used by the firm to attract more worker for the firm. सर अगर बड़े समझदार हो, बहुत समझदार हो, तो आपने यहां पर कंसेप्ट का नाम लिख दिया होगा रिक्रूटमेंट। उसने कहा कंसेप्ट का नाम बताओ, उसकी सोर्स भी बताओ। भैया कितने टॉपिक ऐसे हैं जिनकी सोर्सेज हैं, एक ही है पूरी किताब में 12 चैप्टर में, रिक्रूटमेंट, और उसकी सोर्सेज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। कंसेप्ट का नाम बताओ, उसकी सोर्स बताओ, एक ही टॉपिक है। दूसरी बात, अगर आपको सोर्स से भी रिक्रूटमेंट समझ नहीं आया, बाढ़ में जाए सोर्स, आगे बढ़ना। कंसेप्ट यूज्ड बाय द फर्म, मैं ये वर्ड ही नहीं पढ़ रहा, कंसेप्ट यूज्ड बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर फॉर द फर्म। सर रिक्रूटमेंट में आप क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, मोर वर्कर को अट्रैक्ट कौन सा स्टेप करेगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। कंसेप्ट समझ में आ गया, रिक्रूटमेंट है। अगर ये रिक्रूटमेंट समझ में आ गया तो समझ में आ गया स्टाफिंग इसका आंसर। और कौन से चैप्टर में है भैया रिक्रूटमेंट टॉपिक? अगर आपने इन दोनों के लिए केस पढ़ा है ना, तो आपसे बुद्धू कोई आदमी नहीं है। सोर्स जानने के लिए तो मैं केस पढ़ूंगा, बाकी वैसे मैंने आधा क्वेश्चन आधा क्वेश्चन तो निपटा दिया बिना केस पढ़े। सोर्स आप बताओगे, पढ़ लो। आंसर इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है जी, इधर देखना भाई, यही लाइन है, द प्रेजेंट एम्प्लॉइज टू इंट्रोड्यूस द कैंडिडेट और रिकमेंड देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू द फर्म। याद है मैंने अपना ही एग्जाम्पल दिया था कि मैं भी अपने ऑफिस में कई बार बोल देता हूँ अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को कि यार मुझे 2 अकाउंटेंट की जरूरत है, आपका कोई जानकार है तो कल ठा लाना, देख लेंगे उसको भी। ठीक है जी, सिंपल है बात। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।